नमस्ते दोस्तों, इल्यूमिनेटिंग इंफिनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि क्या भारत आने वाले समय में लेबनान जैसे बन सकता है और भारत को क्या इसे खुश होना चाहिए या चिंता व्यक्त करनी चाहिए। आइए आइए आज हम लेबनान के इतिहास और वर्तमान को जानने की कोशिश करते हैं और ऐसा क्या हुआ था लेबनान में जो एक वक्त खुशहाल देश था और आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि हमारा ये रिसर्च ये और लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे। कहानी शुरू होती है 1920 में, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। टर्की की हार हो गई थी और लेबनान ये देश फ्रेंच मैंडेट के अंडर आ गया। लेबनान आज जैसा नहीं था। तब सीरिया और लेबनान ये एक ही देश थे, जो बाद में 1943 में फ्रेंच मैंडेट ने उसे अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को भारत से अंग्रेजों ने काट दिया। सीरिया ये देश मुस्लिम बहुल था, इसलिए वहाँ इस्लामिक तानाशाही शुरू हो गई और माइनॉरिटीज की हालत खराब होने लग गई। वहीं दूसरी तरफ लेबनान प्रोग्रेसिव थिंकिंग, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बहुसंख्यक थे। लेबनान मिडिल ईस्ट का फाइनेस्ट एजुकेशन और सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाने लगा। बेरूट, जो कि लेबनान का कैपिटल है, वो वर्ल्ड क्लास सिटी बना और एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट का उदाहरण बन गया, जो फ्री ट्रेड और ओपन कल्चर को बढ़ावा देता था। वहाँ नेचुरल रिसोर्स ऑयल का कोई सोर्स इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ की बैंकिंग और इकोनॉमिक सेक्टर बेहतरीन थी, जिसकी वजह से वो एक शानदार इकोनॉमी वाला देश बना था। लेबनान कितना शानदार था, इसका अंदाजा आप एक बात से लगा सकते हैं कि 60 के दशक में जो फिल्म रिलीज हुई थी एन इवनिंग इन पेरिस, इसका कंप्लीट शूट लेबनान में हुआ। अब आप कहेंगे कि इतना अच्छा है लेबनान देश, तो भारत को भी वैसे ही बनना चाहिए ना, तो चिंता किस बात की। तो दोस्तों, मैंने जो बात कही लेबनान के बारे में, वो इसका इतिहास था। ये तब तक था जब तक लेबनान का इस्लामीकरण नहीं हुआ। 1948 को इसराइल स्वतंत्र देश घोषित हुआ। तब पैलेस्तीन के कई सारे नागरिक दूसरे देशों में शरण लेने लगे। 1956 में लेबनान में शांति दूतों की संख्या 30% से बढ़ गई थी, और ये तो बस शुरुआत थी। 1967 में जब इसराइल ने एक साथ 7 इस्लामिक देशों को हराया था, उस वक्त पैलेस्तीन की बड़ी आबादी दूसरे देशों में शरण लेने लगी, लेकिन कोई भी इस्लामिक मुल्क उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं था। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी गैर मुस्लिम देश में किसी मुसलमान के ऊपर खरोच तक आती है, तो इस सारे इस्लामिक मुल्क हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। लेकिन जब शरण देने की बात आती है, तभी वो किसी भी मुसलमान को अपने यहाँ शरण देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ एक तीर से 2 निशाने नहीं, बल्कि कई सारे निशाने लगाते। पहला उनका एजेंडा यही होता है कि गैर मुस्लिम मुल्कों का इस्लामीकरण करना, क्योंकि इन्होंने शरण नहीं दिया तो वो 100% गैर इस्लामिक मुल्कों में जाएंगे शरण लेने के लिए, और धीरे धीरे वहाँ के मौलाना और वहाँ के जो सेकुलर पार्टीज है उनके साथ मिलकर ये वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली। एक तरीके से किसी गैर इस्लामिक देश को अंदर से खोखला करने की ये साजिश होती है। जैसे भारत में रोहिंग्याओं ने कांग्रेस के समय घुसपैठ की और यह स्थापित हो गए, और आज उनको डिटेक्ट करना नामुमकिन के बराबर है। दूसरा ये कि उन्हें शरणार्थियों पे कोई खर्चा नहीं उठाना। ऐसी और बहुत सी बातें हैं। अब आते हैं फिर से लेबनान पे। इस सिचुएशन के बाद PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अन्य इस्लामिक ग्रुप्स ने डेमोक्रेसी को हथियार बना के डेमोक्रेसी खत्म करने की शुरुआत की। वहाँ 2 ग्रुप बन गए। मुस्लिमों का ग्रुप बना लेफ्ट विंग, और वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वो बने वहाँ के राइट विंग। धीरे धीरे उन्होंने लेफ्टिस्ट लेवल में छुप कर इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देकर एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करना शुरू कर। पहले वेस्टर्न बेरूत, फिर सीडन और फिर टायर, और फिर शुरू हुआ सिविल वॉर। ये सिविल वॉर तकरीबन 15 साल तक चला। इस सिविल वॉर में मुस्लिम इतने आक्रामक होकर लड़ रहे थे कि वहाँ तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए और 10 से 15 लाख लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। क्रिश्चियन डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ के शांति दूतों के पास कहीं से हथियार सप्लाई हो गए। 1990 में जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ,
तब वहाँ मुस्लिम 54% मेजोरिटी में थे और क्रिश्चियंस 40% से भी कम में आ गए। दुनिया भर के स्कॉलर्स ने इसके ऊपर किताबें, कहानियाँ, लेख लिखे। ब्रिगेड गिब्रेल्ट एक फेमस स्कॉलर थे जिन्होंने इस सिविल वॉर को द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ओवरनाइट कहा। आज लेबनान एक इस्लामिक देश बन चुका है और वहाँ तरक्की पूरी तरह खत्म हो गई। आज वहाँ हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप राज करते हैं और वहाँ के माइनॉरिटीज खत्म किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह, हमास, PLO ये सारे टेररिस्ट ग्रुप लेबनान को एक ट्रेनिंग कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो इसराइल पर हमला कर सके। सिर्फ 15 साल में एक मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी दर्दनाक मौत मारा, गैर मुसलमानों को निर्दयतापूर्वक मारा और आज भी ये सिलसिला जारी है। अब बताइए, लेबनान में शांतिदूतों की संख्या जब 44% थी तब सिविल वॉर हुआ और भारत में आज 21% है और आज भी तेजी से बढ़े जा रही है। हमारे यहाँ के कानून और उनको लागू करने वाली हमारी पिछली सरकार की इतनी मेहनत से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आज ये हमसे कहते हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं। 2022 शुरू होते ही एक के पीछे एक दंगे शुरू हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये सिविल वॉर की नेट प्रैक्टिस चल रही है? जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत लेबनान जैसा बन जाए? ना आपके लिए कोई दूसरा मुल्क है, ना आपके बारे में बात करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया है। आपको या तो कन्वर्ट होना होगा, या तो मर जाना होगा, या किसी दूसरे देश में शरणार्थी बन के रहना होगा। और शरणार्थी बनने के बावजूद आपको वो सारा स्टेटस बिल्कुल नहीं मिलेगा जो माइनॉरिटीज को आज भारत में दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ, जहां हम आपको महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की कहानी जो हल्दीघाटी युद्ध के बाद घटी थी उसके बारे में आपको बताएंगे। इसे वामी इतिहासकारों ने जानबूझकर या तो हटा दिया या दबा दिया गया। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणमामि।